Welcome to all. Myself, Mayank Kumar Singh. The course name is Fundamental of Economics and Financial Market. This is a Module 7, Lecture 34. पिछले की क्लास में हमने जो देखा वो है नेशनल इकोनॉमिक एग्रीगेट्स और उनके विभिन्न कॉन्सेप्ट्स. नाउ द टॉपिक विच विल बी कवर टुडे इज द मीनिंग एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनडीपी एंड द एनएनपी. इज मतलब we just take a forward look of a GDP and the GNP. After that, domestic income and the national income, concept of a personal and the disposable income, real and the per capita income, what is the meaning of the social accounting is also covered and the learned today. Concept of circular flow of income and the two sectoral model of the circular flow of income. तो ये कुल 7 टॉपिक हैं जिन्हें हम आज कवर करेंगे और उसमें जो सबसे पहली बात होगी वो होगी द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड द नेशनल प्रोडक्ट. पिछली क्लास में हमने देखा नेशनल इनकम एग्रीगेट में मॉडर्न अप्रोच और कन्वेक्शनल अप्रोच की डिफिनीशन देखने के बाद हमने ये समझा कि देयर इज़ अ टू बेसिक एंड द मेजर कॉन्सेप्ट जिसमें हम नेशनल इनकम एग्रीगेट को समझते हैं और वो है जीडीपी. तो जीडीपी जो था उसके भी 3 मेथड से, पहला इनकम मेथड, दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा वैल्यू एडेड मेथड. और उसमें फिर हमने देखा जीडीपी एज फैक्टर कॉस्ट एट मार्केट प्राइस और उसके बाद हमने देखा नॉमिनल, कांस्टेंट एंड द रियल करेंट प्राइस एंड द रियल, जिसे हम कांस्टेंट और रियल प्राइस कहते हैं, और नॉमिनल और करेंट प्राइस और नॉमिनल और कांस्टेंट प्राइस और रियल प्राइस कहते हैं. होता यह है कि जब भी हम किसी भी नेशनल इकोनॉमिक एग्रीगेट को करेंट प्राइस, करेंट मार्केट प्राइस लेवल पे जब हम उसे कैलकुलेट करते हैं तो वो उसका नॉमिनल कॉन्सेप्ट होता है, वो उसका नॉमिनल मेजरमेंट है. लेकिन अगर हम इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन या प्राइस इफेक्ट को डिफ्लेक्टर के थ्रू एलिमिनेट कर दें तो वो रियल वैल्यू हो जाता है. रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी भी हमने देखा. हमने एक छोटे से सवाल के से उसे समझने का भी प्रयास किया था. साथ ही साथ हमने वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड की एक टेबल बना के ये भी देखने का प्रयास किया था कि मेथड चाहे जो भी हम यूज़ करें, जीडीपी और जीडीपी के जो कॉन्सेप्ट होते हैं और जो जीएनपी का जो कॉन्सेप्ट होता है उसकी जो टोटल वैल्यू होती है वो बराबर ही होगी, इक्वल ही होगी, चाहे हम मेथड चाहे जो भी यूज़ करें. तो वहाँ भी हमने बात कही थी और आज मैं उस चीज़ को फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वाई वी नीड दिस टाइप ऑफ डिफरेंट मेथड टू कैलकुलेटिंग द जीडीपी और द जीएनपी. then the answer is must just this is only a cross checking. It means there is not a scope of error, because if you just aggregate the national income, then the national income is just a reflection of a economic prosperity or a economic condition of a particular country, and it's a comparison basis for other countries. यदि किसी भी देश की अगर हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उस देश की आर्थिक परिस्थिति और आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है. यदि किसी भी देश की अगर आय ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि वो देश धनी है, वो देश विकास कर रहा है. लेकिन अगर हम ये कहें कि अगर किसी भी देश की आय कम है या किसी भी देश की आय कम हो रही है तो इसका मतलब वो देश गरीब है, वह देश विकास के पथ पर उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहा है. तो ऐसी स्थिति में हम कभी भी, हमारे पास ये संभावना नहीं होनी चाहिए कि हम जो राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं उसमें कोई गलती हो जाए. इसलिए हम डिफरेंट मेथड के थ्रू उसे मेज़र करते हैं कि हम इसे देख सकें कि इट्स ऑल आर इक्वल इन ऑल द मेथड द गिव द सेम आंसर. तो इसलिए हम इसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे चेक करते हैं. तो जीडीपी और जीएनपी के बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है उसे हम कहेंगे एनडीपी और एनएनपी. जीडीपी और जीएनपी में जो एक फैक्टर है जिसे हम डिप्रिसिएशन कहते हैं. डिप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि द कैपिटल गुड्स विच इज़ यूज्ड इन अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, और कैपिटल गुड भी एक फाइनल गुड्स जैसा ही होता है, बट ये होता है कि इसका जो उपयोग है ये अंतिम नहीं होता, माने ये ट्रांसफॉर्म नहीं होता. इसका मतलब इसका उपयोग एक बार नहीं कई बार किया जा सकता है, कई वर्षों तक किया जा सकता है, और ये उत्पादन में उपयोग में आता है, लेकिन इसका आकार ट्रांसफॉर्म नहीं होता है. इसका मतलब ये इंटरमीडिएटरी गुड नहीं है. इंटरमीडिएटरी गुड और कैपिटल गुड बोथ आर इन अ हेल्प द प्रोडक्शन प्रोसेस. ये दोनों प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, लेकिन इनके बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो कैपिटल गुड्स है इट्स नोन एज अ फाइनल कैपिटल गुड्स एंड द इंटरमीडिएटरी गुड्स इज जस्ट ट्रांसफॉर्म देयर साइज. वो अपना अस्तित्व खो देता है और उसका अस्तित्व जो आउटपुट हो रहा है उस फैक्ट्री का, उस बिजनेस का, उस फर्म का, उसमें मिल जाता है. इसका मतलब इंटरमीडिएटरी गुड्स फाइनल गुड्स में अपना अस्तित्व इंक्लूड कर लेता है.
तो जो NDP है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इज अ country's annual economic output calculating by the subtracting depreciation from the gross domestic product। इसका मतलब GDP से जब हम डिप्रिसिएशन, माने अब डिप्रिसिएशन क्या है, जब भी मशीनें जब काम करती हैं, जैसे मान लिया कि कोई एक मशीन है जिसकी आयु 10 साल है, इसका मतलब ये है कि वो मशीन हर साल अपनी 10% की जीवन को खो दे रहा है। अगर उस मशीन की वैल्यू 1000 रुपये है तो इसका मतलब है कि हर साल 100 रुपये की वैल्यू उस मशीन की कम हो रही है। इसका मतलब पहले साल के कम होने पर अब उस मशीन की वैल्यू 900 रुपये, दूसरे साल उस मशीन की वैल्यू 800 रुपी, आफ्टर द थर्ड ईयर द वैल्यू ऑफ दिस मशीन इज 700 रुपी एंड आफ्टर द 10 ईयर द वैल्यू ऑफ द मशीन इज 0। तो जब हमारी मशीन की वैल्यू कम होती जा रही है तो देयर इज़ अ नीड टू रिपेयर द पार्ट्स एंड आर द रिप्लेस द पार्ट, या तो हम उनके पार्ट्स को रिपेयर करें या जो पार्ट खराब हो रहे हैं उन्हें हम बदल दें, जिससे मशीन की वैल्यू 1000 बनी रहे। तो जब ये जो डिप्रिसिएशन, जो क्षति होती है मशीन में घिसावट के तौर पर, या उसके जो पार्ट खराब होने लगते हैं, उसे हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो डिप्रिसिएशन के लिए हमें उस डिप्रिसिएशन को हमें कंपनसेट करना होता है, और वो जो कंपनसेट होता है वो करेंट ईयर में ही होता है। लेकिन जो कंपनसेट के लिए किया गया जो खर्च है, अगर उसे हम इंक्लूड कर दें तो ये नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट का हिस्सा हो सकता है, नेशनल प्रोडक्ट का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये ग्रॉस होगा, और अगर हम इसे माइनस कर दें तो ये हमारा नेट हो जाएगा। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ GDP माइनस डिप्रिसिएशन। और अगर हम नेशनल प्रोडक्ट को देखें तो इट्स अ मॉनिटरी वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज फिनिश्ड गुड एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इट्स सिटीजन both domestically and the overseas during a particular given period. It's calculating by subtracting depreciation from the gross national product. NNP is a key metric for measuring a country growth and the strength, and can be used to compare a country growth to other. It's a more accurate measure of a country total value of a good and the services than GNP, which is a useful indicator of a total production but has some serious defects. Depreciation is a devaluation of a fixed capital caused by wear and tear from use in productive activity. तो कहने का मतलब ये है कि GDP में अगर हमने डिप्रिसिएशन को माइनस किया तो वो NDP हो गया, और जब GNP में हम अगर डिप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो वो NNP में कन्वर्ट हो जाता है। NNP जो होता है वो किसी भी देश के नेशनल इनकम का एक मेजर फिनोमेना है, एक बहुत ही सिग्निफिकेंस कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम एग्रीगेट का, जो उस देश की ग्रोथ और स्ट्रेंथ को दिखाता है। और NNP के ही कॉन्सेप्ट को हम आगे फॉरवर्ड करते हैं फॉर कंपेयरिंग द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन अदर कंट्री। दूसरे देशों की अगर प्रॉस्पेरिटी के साथ यदि हम किसी पर्टिकुलर देश के आर्थिक स्थिति या उसके विकास के विभिन्न आयामों के लिए अगर हम उनकी तुलना करते हैं तो हम NNP के कॉन्सेप्ट को ही हम यूज़ करते हैं। इसका मतलब यह एक ग्लोबल वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट है जो नेशनल इनकम एग्रीगेट का एक सिग्निफिकेंस कॉन्सेप्ट है। अगर हम देखना चाहें NNP, तो जिस तरीके से हमने GDP के दो कॉन्सेप्ट देखे थे, दो आइडेंटिटीज़ देखे थे, एट अ मार्केट प्राइस, इसका मतलब मौद्रिक मॉनिटरी वैल्यू है। फैक्टर कास्ट का मतलब कि हम जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कोई फर्म इंगेज करती है, आप सभी जानते हैं कि देयर इज़ अ 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में 5 तरीके के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। पहला होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, तीसरा है कैपिटल, फोर्थ इज़ एंटरप्रेन्योर एंड फिफ्थ इज़ ऑर्गेनाइजेशन। अब जब हम फैक्टरों को इंगेज करते हैं, कोई भी अगर बिजनेस फर्म या कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर यदि चीज़ों का उत्पादन करना चाहता है तो इन संसाधनों को डिमांड करता है, तो वो फैक्टर मार्केट से इन चीज़ों को डिमांड करता है और फैक्टर मार्केट से इनकी सप्लाई होती है। तो जब हम कोई भी बिजनेस फर्म यदि भूमि का उपयोग करता है, लैंड का उपयोग करता है, तो उसके लिए वो किराया देता है। तो इसका मतलब द एक्सपेंडिचर बाय यूजिंग द रिसोर्स ऑफ अ लैंड इट्स नोन एज अ रेंट। और जब लेबर को हम अपने इंगेज करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो जो हम उन्हें रीपेमेंट करते हैं, जो हम उन्हें पेमेंट करते हैं, इट्स नोन एज अ वेज। जो ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे वर्कर्स लगे हैं उन्हें जो हम पैसा देते हैं उन्हें हम सैलरी कहते हैं। और
जो कैपिटल लगा है, जो फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू जो हाउस होल्ड्स जो कैपिटल लगाते हैं या जो एंटरप्रेन्योर जो कैपिटल लगाता है उसके बदले जो उसे पेमेंट होता है, हम उसे प्रॉफिट कहते हैं और उसे इंटरेस्ट हम कह सकते हैं। और जो हमारा एंटरप्रेन्योर है उसे जो मिलता है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। इसका मतलब 5 अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है तो देयर इज़ अ 5 concept of a different payment is known as a rent, wage, सैलरी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो अगर ये जो प्रॉफिट, ये जो पेमेंट्स हैं, इन पर अगर हम गणना करें तो हम इसे फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। तो एनएनपीएस फैक्टर कॉस्ट और एनएनपीएस मार्केट प्राइस, तो अगर एनएनपीएस मार्केट प्राइस की अगर हम बात करें तो इट्स इक्वल टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस एंड डिप्रिसिएशन। हम यहाँ देख सकते हैं कि जीएनपीएस मार्केट प्राइस इज नोन एज अ इज इक्वल टू द जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन। यदि नेट में से यदि हम ग्रास में से डिप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो नेट बन जाएगा। तो नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में अगर हम डिप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो वो नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हो जाएगा। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट at market price is equal to gross national product at market price minus depreciation. The same scenario is seen when we measure the NNP at factor cost. तो NNP at factor cost is equal to GNP as factor cost minus depreciation. इसका मतलब कि if we just subtract the depreciation from gross national product at factor cost, then we just get net national product at factor cost. अब relation between the net national product factor cost and the national product at market price. तो net national product at factor cost is nothing but the net national product at market price minus indirect taxes minus subsidy. यदि हम मार्केट प्राइस के जो नेट नेशनल प्रोडक्ट हैं, यदि हम उनमें इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दें और सब्सिडी को माइनस कर दें तो जो हमें मिलेगा वो होगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। इफ़ वी ऐड द गवर्नमेंट सरप्लस, भाई गवर्नमेंट भी इंटरप्रेन्योर होती है, वो भी वस्तुओं का उत्पादन करती है, तो गवर्नमेंट और निवेश भी करती है, वो बैंकों को लोन देती है, फॉरेन सिक्योरिटी में निवेश करती है, तो इसके बदले वो प्रॉफिट भी अर्न करती है। यदि उनको उसको सरप्लस हुआ, अगर उस सरप्लसों को भी जोड़ दिया जाए तो जो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है वो होता है एनएनपी एट मार्केट प्राइस प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी प्लस गवर्नमेंट सरप्लसेस। यदि इनको हम जोड़ दें तो हमें मिलेगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ हम एक बात आप सबको बताना चाहते हैं, सारे विद्यार्थियों को, कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम किसी भी देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। यदि हम ये कहते हैं कि राष्ट्रीय आय, यदि हम नेशनल इनकम शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब ये है कि द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये शब्द आप हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी देश की राष्ट्रीय आय जो होती है उस देश की नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होती है। इसका एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, NNP at factor cost is equal to NDP at factor cost plus compensation of employee plus operating surpluses plus x minus m. So this is also another different adding of a factors which included is a NNP at factor cost. यहाँ यह बताना फिर से एक बार महत्वपूर्ण है कि NNP at factor cost को ही हम नेशनल इनकम कहते हैं। हमने यहाँ इसे लिखा भी है कि the above expression is also called at the national income NNP at factor cost. अब हम डोमेस्टिक इनकम की अगर हम बात करें कि डोमेस्टिक इनकम क्या है, किसी भी देश कि घरेलू आय क्या है, तो घरेलू आय में अगर हम नेशनल इनकम से यदि हम नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को अगर हम माइनस कर दें, यदि हम आयात और निर्यातों के अंतर को यदि हम माइनस कर दें नेशनल इनकम से तो वो डोमेस्टिक इनकम हो जाएगा। ये समझ में भी आता है। डोमेस्टिक इनकम का मतलब द इनकम ऑफ अ क्लोज इकोनॉमी। यदि उसमें हम आयात और निर्यातों को जोड़ दें तो वो ओपन इकोनॉमी, तो वो नेशनल इनकम हो जाएगा। तो आजकल के एम्पिरिकल सिनेरियो में ऑल द नेशन इन अ पर्टिकुलर कंट्री आर अ पर्टिकुलर कंट्री इन ऑल द
वर्ल्ड वाइड वो ओपन इकॉनमी ही है, वो आयातों और निर्यातों को भी स्वीकार करते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम जो है वो नेशनल इनकम से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। यदि मान लिया कि नेट इनकम हमारी यहाँ हमने माइनस लिखा है, तो ये हम मान रहे हैं कि जो हमारा आयात है वो निर्यातों से ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में जो एनएनपी है, जो नेशनल इनकम है, वो डोमेस्टिक से कम हो जाएगी। लेकिन अगर ये पॉजिटिव हो जाए तो वो ऐड हो जाएगी, तो डोमेस्टिक इनकम ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये डोमेस्टिक इनकम है। अब हम दूसरा जो नेशनल इनकम एग्रीगेट है उसका कॉन्सेप्ट है, उसे हम प्राइवेट इनकम कहते हैं। प्राइवेट इनकम क्या है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम नेशनल इनकम कहते हैं, उसमें हम जोड़ दें ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट किसका? गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर का। उसके साथ हम उसको जोड़ दें इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट। जो सरकार जो ऋण देती है एट अ कैपिटल अकाउंट, उस पर जो इंटरेस्ट गेन करती है, अगर उस इंटरेस्ट को जोड़ दें, तो यदि हम नेशनल इनकम में ट्रांसफ़र पेमेंट और इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट को जोड़ दें और सोशल सिक्योरिटी एंड प्रॉफिट एंड सरप्लसेस ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स। सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? जो उस देश के लोग जो बीमा कराते हैं, या सरकार जो अपने एम्प्लॉइयों से पीएफ के नाम पे, पेंशन स्कीम के नाम पे, वरिष्ठ नागरिकों से जो बीमा के नाम पे जो चीज़ें जो भुगतान लेती है, जो वो पैसा फ्रॉम आउटफ्लो फ्रॉम पब्लिक टू गवर्नमेंट और पब्लिक टू फर्म्स जो जाते हैं, उन्हें हम माइनस कर देंगे। एज वेल एज जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, जो पीएसयूज़ हैं, उनके जो प्रॉफिट और सरप्लसेस हैं, इन्हें जब हम माइनस कर देते हैं तो वो प्राइवेट इनकम होती है उस देश की। साथ ही साथ अगर हम पर्सनल इनकम की बात करें, प्राइवेट इनकम जो होता है उसमें फर्म भी होते हैं और हाउस होल्ड्स भी होते हैं। वो निगमों पर भी लागू होती है और वो फर्मों पर भी लागू होती है। लेकिन यदि हम प्राइवेट इनकम में से अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉरपोरेट का जो प्रॉफिट है और जो टैक्सेस हैं, इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो इट्स नोन एज अ पर्सनल इनकम। और पर्सनल इनकम के बाद एक कॉन्सेप्ट और है जिसे हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। डिस्पोजेबल इनकम क्या है? पर्सनल इनकम से अगर हम डायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दें, जो पर्सनल इनकम है उसमें जो ये टैक्स इंक्लूड हो रहा है, दिस इज़ अ इनडायरेक्ट टैक्सेस। और अगर हम इसमें से डायरेक्ट टैक्स भी माइनस कर दें तो ये डिस्पोजेबल इनकम है। इसका मतलब यह वह आय है जो उपयोग हेतु सीधे प्रयोग में लाई गई है, इसीलिए इसे व्यय योग्य आय कही जाती है और पर्सनल इनकम को वैयक्तिक आय कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि वह आय है जो टैक्स, जिस पर अभी टैक्स लगना बाकी है, तो ये डिस्पोजेबल इनकम है। अब हम बात करते हैं रियल इनकम की। तो जो रियल नेशनल इनकम है, वो जैसे हमने जीडीपी के नॉमिनल और रियल वैल्यू को देखा था, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ है कि रियल इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर इज नोन एज अ नेशनल इनकम एज अ नॉमिनल प्राइस डिवाइडेड बाई करेंट ईयर प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो और अगला जो कॉन्सेप्ट है जिस पर हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं, या जब हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा इस पर चर्चा होती है, और वह पर कैपिटल इनकम। तो पर कैपिटल इनकम इज़ नथिंग बट डिवाइडेड द नेशनल इनकम टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री इज़ नोन एज अ पर कैपिटल इनकम। और अगर हम इसे रियल इनकम से भाग दे दें जनसंख्या का, तो वो रियल पर कैपिटल इनकम हो जाएगा। तो अगर हम इन्हें एक उदाहरण से देखना चाहें तो देख सकते हैं कि अगर हम ये देखते हैं कि द रियल इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री एज अ पर्टिकुलर ईयर, मान लिया कि 2023, यदि 2023 में किसी भी देश की जो रियल इनकम क्या है, तो हमें उस देश की पहले नेशनल इनकम चाहिए एज अ नॉमिनल बेस। तो मान लिया कि उस देश की जो नॉमिनल बेस है वो है 20,000 करोड़ रुपए, और इंडेक्स जो है वो 200 है, द प्राइस इंडेक्स 200 into 100, इट मीन्स द 10,000 करोड़ इज़ अ रियल नेशनल इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। इसका मतलब यह है कि जो नॉमिनल नेशनल इनकम है वो 20,000 रुपये है, लेकिन जब हम उनमें प्राइस इफेक्ट को एलिमिनेट करते हैं तो जो रियल इनकम है वो 10,000 करोड़ है। अब अगर मान लिया कि हमारी जो पीसीआई है वो होगी नॉमिनल इनकम डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन, तो अगर उस देश की जो नॉमिनल इनकम है अगर वो 20,000 करोड़ है और उस अगर देश की जो जनता है वो 10 करोड़ है, इसका मतलब 200 रुपये जो है वो उस देश की नेशनल इनकम है। लेकिन अगर हम रियल पीसीआई अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें इस 10,000 करोड़ से उसकी जनसंख्या को माइनस करना होगा, तो दिस इज़ अ 100। तो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ द रियल इनकम per capital income and the real per capital income. This is a real per capital income.
अब अगर हम सोशल अकाउंटिंग की बात करते हैं, अब हमने अपने पूरे नेशनल इनकम एग्रीगेट को पढ़ लिया कि कितने तरीके से नेशनल इनकम एग्रीगेट मापा जा सकता है, जिसमें हमने जीडीपी पढ़ा, जीएनपी को देखा, एनएनपी, एनडीपी, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम, डोमेस्टिक इनकम, पर कैपिटल इनकम, रियल इनकम, नॉमिनल इनकम, इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ा। अब हम सोशल अकाउंटिंग की बात करते हैं। सोशल अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज अ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इट्स अ मेथड टू प्रेजेंट द स्टैटिस्टिकली द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकॉनमी। इसमें जो इकॉनमी के जो डिफरेंट सेक्टर हैं उनके बीच हम एक इंटर रिलेशन देखते हैं कि उनका जो रिसीप्ट और जो पेमेंट है वो आपस में किस तरीके का होता है। तो जब ये हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि जिस भी मेथड से हो इनका जो सम होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। तो सोशल अकाउंटिंग में जो अकाउंट होते हैं वो जनरली 5 तरह के होते हैं। पहला प्रोडक्शन अकाउंट जो फर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, कंजम्पशन अकाउंट जो हाउस होल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट अकाउंट जिसमें गवर्नमेंट के अपने खाते होते हैं, कैपिटल अकाउंट इट्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉरेन अकाउंट जिस द डिफरेंस ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। यदि हम इसे एक टेबुलेटेड फॉर्म में समझना चाहें इस सोशल अकाउंट को, तो हम एक टेबल के थ्रू देख रहे हैं। दिस इज़ अ टोटल इमेजिनरी टेबल। ये पूरे तरीके से एक इमेजिनरी टेबल है जिसमें हमारे पास 5 सेक्टर होंगे और उनके रिसीप्ट और उनके पेमेंट होंगे। तो मान लिया कि देयर इज़ अ 5 सेक्टर। द फर्स्ट सेक्टर इज़ नोन एज अ फर्म आर द बिजनेसेस। देन द फर्म फर्स्ट सेक्टर, तो वो हमारे दोनों डायगोनल पार्ट में होगा, वो हमारे कॉलम में भी होगा और वो हमारे रो में भी होगा। सेकंड इज़ अ हाउस होल्ड, देन द सेकंड सेक्टर इज़ अ हाउस होल्ड। द थर्ड सेक्टर इज़ अ गवर्नमेंट, जो तीसरा सेक्टर है वो हमारा गवर्नमेंट है सर, तो ये गवर्नमेंट हो गया। द फोर्थ सेक्टर इज़ अ कैपिटल, इज़ अ इन्वेस्टमेंट आर द कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल खाता है। और जो हमारा लास्ट सेक्टर है वो है फॉरेन, वो हमारा फॉरेन खाता है, आयात और निर्यात को जो रिप्रेजेंट करता है। तो जो कॉलम है इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेमेंट, ये पेमेंट को दर्शाता है। और जो हमारे रो हैं वो हमारे रिसीप्ट को दर्शाते हैं। अब इनका हम एक टोटल करते हैं, इट्स अ टोटल। इट्स अ टोटल। तो मान लिया कि देयर इज़ अ फर्म जो पेमेंट करती है फॉर द प्रोडक्शन, तो फर्म को वो कोई पेमेंट नहीं करती, बट हाउस होल्ड्स दे आर द सप्लायर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उनको मान लिया ये 207.79 का पेमेंट करती है। मान लिया ये आंकड़े करोड़ में है, तो 279 करोड़ वो पेमेंट करती है हाउस होल्ड्स को, 12 करोड़ वो गवर्नमेंट को करती है, 9 करोड़ वो इन्वेस्टमेंट करती है, और आयातों के लिए जो पेमेंट करती है वो 9। देन द टोटल पेमेंट ऑफ अ फर्म इज़ अ 309 करोड़। ठीक उसी तरीके से हाउस होल्ड 219 फॉर द कंजम्पशन ऑफ अ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स। हाउस होल्ड्स में वो को डैश, गवर्नमेंट सेक्टर को टैक्स के रूप में वो 45 करोड़ दे देती है, 9 करोड़ 15 करोड़ वो जो इन्वेस्टमेंट कर देती है एज अ सेविंग, एंड द 6 करोड़ इज जस्ट पेमेंट फॉर द import goods. Then the 285 करोड़ is just a payment of a household. ठीक उसी तरीके से 30 करोड़ गवर्नमेंट का फॉर्म पे, हाउस होल्ड को 6 करोड़ रुपए एज अ सब्सिडी एंड द ट्रांसफर पेमेंट, एंड द 15 करोड़ एज अ इन्वेस्टमेंट, 6 फॉर अ फॉरेन अकाउंट, द 57 करोड़ इज द टोटल पेमेंट ऑफ अ इंडस्ट्री ऑफ अ गवर्नमेंट। ठीक उसी तरीके से अगर कैपिटल फर्मों ने जो निवेश किया है उसके लिए जो उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है वो 36 करोड़ हो गया। ये बाकी सब में डैश और आयातों पे जो खर्च किया वो 3 करोड़, देर इज़ अ 39। फॉरेन सेक्टर 24 करोड़ डैश 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 इस 24। अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो जो ग्रांट टोटल है वो रो टोटल और कॉलम टोटल के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो दिस इज़ अ 309, दिस इज़ अ 385, दिस इज़ अ 57, दिस इज़ अ 39, दिस इज़ अ 24। अगर आप डायगोनल इन्हें देखें, इसका जो सम होगा वो 714 होगा,
लेकिन अगर आप इनको देखना चाहें तो द पेमेंट ऑफ अ फर्म एंड द रिसीप्ट ऑफ अ फर्म इज इक्वल, द पेमेंट ऑफ अ हाउस होल्ड एंड द रिसीप्ट ऑफ अ हाउस होल्ड इज इक्वल, the government payment and a receipt is equal, the capital account payment and a receipt is equal, the foreign account receipt and a payment is equal. तो दिस इज अ सोशल अकाउंट. जो मेथड हम डिस्कस करेंगे वो होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज अ फ्लो ऑफ मॉडल ऑफ इनकम जनरेशन. उसमें हम ये देखते हैं कि जो नेशनल इनकम का जो फ्लो है वो फर्म और हाउस होल्ड या डिफरेंट सेक्टर के बीच एक सर्कुलर फ्लो में निरंतर चलता रहता है. माने एक का निर्गत दूसरे के आगत के रूप में काम करता है, एक का पेमेंट दूसरे के कॉस्ट के रूप में काम करता है और एक सर्कुलर फॉर्म में होता है. देयर इज़ नो एनी लीकेज, जिसमें कोई लीकेज नहीं होते, तो इन्हें हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं. डिफरेंट सेक्टर में इन्हें हम अलग अलग मॉडल के रूप में देखते हैं. यदि हम हाउस होल्ड और फर्मों को लेके बनाते हैं तो इसे 2 सेक्टोरल मॉडल कहते हैं. यदि हम हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट को लेके चलते हैं तो उन्हें हम 3 सेक्टोरल कहते हैं. यदि हम फॉरेन सेक्टर को भी ऐड कर लेते हैं तो 4 सेक्टोरल हो जाता है. लेकिन यहाँ अभी हम 2 सेक्टोरल मॉडल डिस्कस करेंगे. तो उसमें जो पहला हमारा सेक्टर है वो है हाउस होल्ड. तो हाउस होल्ड आर द कंज्यूमर ऑफ अ गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ फर्म. ये फर्म जो चीज़ों को बनाती है उनके कंज्यूमर भी होते हैं, साथ ही साथ ये ओनर होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, जो सप्लाई करते हैं टू द फर्म्स, और फर्म इसके बदले इनको इनकम जनरेट करते हैं. तो फर्म क्या है? फर्म आर द प्रोड्यूसर ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑल्सो दे एक्सपेंड देयर इनकम ऑन अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. और ये एक सर्कुलर फ्लो में चलता रहता है. हम इन्हें एक चार्ट के थ्रू इन्हें समझने का प्रयास करेंगे. तो पहला जो सेक्टर है वो है फर्म, जिसे हम बिजनेसेस भी कह सकते हैं. जो दूसरा सेक्टर है उन्हें हम कहते हैं हाउस होल्ड, उन्हें हम कहते हैं हाउस होल्ड्स. अब यहाँ एक फैक्टर मार्केट होता है, एक फैक्टर मार्केट होता है और दूसरा है एक जो प्रोडक्ट मार्केट होता है. अब यहाँ देखिए कैसे एक सर्कुलर फ्लो में चीज़ें चलती हैं. जो हाउस होल्ड्स हैं वो ओनर होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के. तो फैक्टर मार्केट के थ्रू वो जो चीज़ें हैं वो प्रोडक्ट मार्केट के थ्रू, फैक्टर मार्केट के थ्रू वो मूव करते हैं इन अ सर्कुलर फॉर्म. तो जो हाउस होल्ड हैं वो अपनी सर्विसेज फैक्टर मार्केट के थ्रू फर्मों को देती हैं. तो ये जो एरो है ये बताता है कि द सप्लाई ऑफ द फैक्टर्स इज फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म. वो फर्म्स की तरफ जाते हैं हाउस होल्ड से, और हाउस होल्ड इस प्रोडक्शन फैक्टर के इंगेजमेंट से वो इनको पेमेंट करता है इन अ फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, इन अ फॉर्म ऑफ रेंट, इन अ फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरी के रूप में. तो दिस इज़ अ पेमेंट ऑफ फैक्टर्स. ये फैक्टर्स का पेमेंट होता है, पेमेंट ऑफ फैक्टर्स. और ये जो फैक्टर्स है ये हाउस होल्ड की इनकम होती है. जब हाउस होल्ड की इनकम होती है तो वो वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड करता है फर्मों से. तो दिस इज़ अ डिमांड फॉर गुड्स एंड द सर्विसेज. ये सर्विसेज, डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो सर्विसेज और गुड्स का डिमांड करता है. और इन फैक्टर्स के इंगेजमेंट से प्रोडक्ट मार्केट के थ्रू वो जो फर्म्स हैं वो सप्लाई करती हैं गुड्स और सर्विसेज का. तो सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज. ये एक 2 सेक्टोरल सर्कुलर फ्लो है. इसमें 2 सर्कल बने हैं, एक फैक्टर मार्केट के लिए है और दूसरा प्रोडक्ट मार्केट के लिए है. आप देखेंगे कि एक सर्कुलर फ्लो में इन एंड आउट, एक फर्म की इनकम हाउस होल्ड का कंजम्पशन है और फर्म का कंजम्पशन हाउस होल्ड की इनकम है. तो दिस इज़ अ 2 सेक्टोरल मॉडल. लेकिन अगर हम इसमें फाइनेंशियल मार्केट को भी ऐड कर दें, क्योंकि ये होता है कि हाउस होल्ड अपनी पूरी आय खर्च नहीं करता, वो कुछ बचा लेता है और वो आय को निवेश करता है बैंकों में डिपॉजिट के थ्रू. हमने पिछले क्लास में जब मनी मार्केट और कमर्शियल मार्केट के लेक्चर को देखा था तो उसमें हमने ये कहा था कि कमर्शियल बैंक जस्ट एक्सेप्टेड अ डिपॉजिट एंड लोन टू द फर्म्स. तो अगर हम 2 सेक्टोरल मॉडल में फाइनेंशियल मार्केट को भी ऐड कर दें तो हमारा जो 2 सेक्टोरल मॉडल है वो थोड़ा एक्सटेंड कर जाता है, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है. लेकिन जो सर्कुलर फ्लो है वो वैसे ही रहता है. देन अगर हम यहाँ फर्म और हाउस होल्ड के पुराने सर्कुलर को बनाएं तो इस तरीके से बनाते हैं. तो ये एक पहला सर्कुलर फ्लो है,
ये दूसरा सर्कुलर फ्लो है। तो ये पहला जो सर्कुलर फ्लो है वो है कि दिस इज़ अ सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज़ अ सप्लाई ऑफ फैक्टर्स, ये फैक्टर्स की सप्लाई है फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, और फर्म इसके लिए क्या देते हैं, दे हैव गिव द पेमेंट ऑफ फैक्टर्स, ये फैक्टर्स को पेमेंट करते हैं फ्रॉम द सैलरी, प्रॉफिट, रेंट एंड एक्सेट्रा। और जब हाउस होल्डों के पास इनकम होता है तो दे डिमांड फॉर गुड्स एंड द सर्विसेज, ये गुड्स एंड सर्विसेज के लिए डिमांड करते हैं, डिमांड ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज। और जो फर्म्स होते हैं वो सप्लाई करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज, तो दिस इज़ अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज। इन्हें तो हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा, लेकिन अब हम बात करते हैं कि इसमें एक फाइनेंशियल सेक्टर, इसमें एक फाइनेंशियल सेक्टर भी होता है। फाइनेंशियल जो सेक्टर है उसमें हाउस होल्ड अपनी सेविंग जब डिपॉजिट करता है, अपने बचे हुए पैसे डिपॉजिट करता है, फर्म भी अपने पैसे यहाँ डिपॉजिट करते हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल फर्में हैं, जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज़ हैं, वो फर्म को जो हाउस होल्ड की जो सेविंग है वो उसे इन्वेस्टमेंट के थ्रू देते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बाय इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल सेक्टर। यदि हम आइडेंटिटीज़ को देखें तो हम ये कहते हैं कि y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई एंड y इज़ इक्वल टू सी प्लस एस, ये आय और व्यय समीकरण है। यदि ये इक्वेशन नंबर 1 और इसे हम 2 इक्वेशन दे दें तो इफ़ द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल देन द राइट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल, देन द सी प्लस आई इज इक्वल टू एस प्लस सी, सी न्यूट्रलाइज बाई द सी, देन द आई इज इक्वल टू एस। इसका मतलब कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इन बचत और निवेश बराबर हैं। तो ये 2 सेक्टोरल मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। आगे आने वाली क्लास में हम 3 सेक्टोरल और 4 सेक्टोरल सर्कुलर मॉडल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को भी देखेंगे। यहाँ हमने सिर्फ अभी फर्म और हाउस होल्ड को ही लेके सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझा और जाना है। धन्यवाद।